तो पिछली क्लास में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर का कैसे, आपके पास अगर कोई रीडिंग आ रही है तो रीडिंग के सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीजें पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज हमको सिग्निफिकेंट फिगर का अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर सीखना है। ठीक है, तो अलजेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर में डाल देता हूं। अलजेब्रा विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अलजेब्रा विद सिग्निफिकेंट फिगर में आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अगर मान लो कि कोई आपके पास एक्यूरेट फिगर है, उसको आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो विथ एक्यूरेट फिगर से, तो रिजल्ट आपका आएगा एक्यूरेट फिगर। अगर आप एक्यूरेट फिगर का प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आप डाउटफुल फिगर से कर रहे हो, तो रिजल्ट आपका आएगा डाउटफुल फिगर। अगर आप एक डाउटफुल फिगर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन डाउटफुल फिगर या एक्यूरेट फिगर से कर रहे हो, तो आपका रिजल्ट आएगा डाउटफुल फिगर। या फिर अगर आप डाउटफुल फिगर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन डाउटफुल फिगर से कर रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, डाउटफुल फिगर। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के कुछ रूल बनाए गए। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने तो अभी तक तो सिग्निफिकेंट फिगर निकालना सीखा। इसके बाद फिर हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू लिखी गई है तो उसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक या 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन की। आपको तो अगर मान लो आपके पास कोई रिजल्ट है और 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके एक फिजिकल क्वांटिटी का आपको रिजल्ट देना है, तो उस केस में हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे यूज करेंगे, इसको देखते हैं। तो पहला आपका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑब्लिक डिवीजन। अब इसमें जल्दी से लिख लो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में लिखो, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कॉमा, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन, the final result should retain, the final result should retain Yes. as many significant figures, the final result should retain as many significant figures as there are in the original number, as there are in the original number with least significant figure, as there are in the original number with least significant figure। ये रूल बना दिया गया कि जब कभी आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो इस तरीके से इस रूल को हम फॉलो करेंगे। अब देखो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो कि एक रिजल्ट आपने निकाला और वो रिजल्ट है 1.23, इसका मल्टीप्लाई करना है 1.4 से। तो आप बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, बोलो सक्षम कितने हैं। 1.23 में हाँ 3 है। 3।
और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो पहले आप जल्दी से थोड़ा इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ गया। मोबाइल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, बस केवल आपको इसका आंसर बताना है कितने आए। 1.23 इंटू 1.4, इसका आंसर आया 1.722। अब आपको देखो, जब आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जा रहा है तो रिजल्ट में हमें उतने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं जितने आपके मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में जो आपके ओरिजिनल नंबर्स थे, एक 3 सिग्निफिकेंट फिगर का, एक 2 का था, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? इसमें है ना। तो आपको इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं? आंसर में 2 ही। 3 और 2 में मिनिमम कौन सा है? 2। तो आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आंसर देना होगा। तो आपको इसका मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट को अप्रोक्सीमेट करना होगा, इसको राउंड ऑफ करना होगा। और 2 को राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो बेस वैल्यू कितनी होगी 2 डिजिट के लिए? 50। और 50 से ये छोटा है ना, तो आप इसको क्या लिख दोगे? आंसर 1.7। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1.7। 2 को हमने राउंड ऑफ कर दिया और आंसर आ गया 1.7। ठीक है, तो ये तो आपका रूल बता दिया गया कि अगर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होना है तो आपके आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने आपके ओरिजिनल नंबर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं जिनका हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है। तो आप देखो, एक नंबर है आपका, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है और एक इसका, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो आपके आंसर में कितने होने चाहिए? 2। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग आपने ये बताई, और दूसरा एक्सपेरिमेंट किया उसकी रीडिंग आपने ये बताई। तो इन दोनों में आप देखो कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने लिखा, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखा, इसे 3 तक, इसे 2 तक। तो फाइनल आंसर आपका कितना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक का आंसर होगा। ठीक, अब देखो, जो मैंने अभी आपको पीछे ये रूल बताया था, इस रूल से देखो मैं कैसे इसको करता हूं। जैसे मैंने लिखा 1.23 और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 1.4 से, तो आप मल्टीप्लाई करो और देखो, 4 इंटू 3 12, कैरी आया 1, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 1 जा 4, यहां पे हमने क्रॉस किया, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 2, 9 और 3 12, कैरी आ गया 1, तो 4 और 2 6 और 1 7, और ये आ गया 1, और डेसिमल आपने यहां पर लगा दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, जो बात मैंने बताई है अभी आपको, उस चीज का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप बताओ, 1.23 में ये आपका क्या होगा? डाउटफुल। ये क्या होता है? एक्यूरेट। और ये क्या होता है? एक्यूरेट। ऐसा होता है, एक डाउटफुल बाकी सब एक्यूरेट। यहां पर क्या है? डाउटफुल, और ये क्या है? एक्यूरेट। अब जो ये रूल बनाया गया है वो रूल इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब देखो, 4 और 3 का मल्टीप्लाई किया गया तो जो 2 आया है वो डाउटफुल ही तो है। डाउटफुल का डाउटफुल मल्टीप्लाई डाउटफुल, डाउटफुल का एक्यूरेट में मल्टीप्लाई, ये भी क्या आया? डाउटफुल। डाउटफुल का एक्यूरेट में ये क्या आ गया? डाउटफुल। एक्यूरेट का डाउटफुल में क्या आ गया? डाउटफुल। एक्यूरेट का एक्यूरेट में क्या आ गया? एक्यूरेट। और एक्यूरेट का एक्यूरेट में क्या आ गया? एक्यूरेट। ठीक है, अब आपने 2 को ऊपर से नीचे उतार लिया तो ये डाउटफुल ही तो है, और डाउटफुल का एडिशन क्या हो गया? डाउटफुल। एडिशन आपका देखो, एक्यूरेट और डाउटफुल का, तो क्या आ गया? डाउटफुल। और यहाँ पे क्या आ गया? एक्यूरेट। तो आप बताओ, अपने रिजल्ट में कितने डाउटफुल फिगर लिखने की परमिशन है आपको? 1 रखने की परमिशन है ना। तो आप देख लो, केवल एक डाउटफुल लो और बाकी सब एक्यूरेट लो, तो कितने डिजिट आपको मिले यहाँ पे? आप बताओ, कितने डिजिट का नंबर हो गया ये? इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसीलिए तो आपको रूल बना दिया गया कि अगर आपके पास, जैसे मान लो कि 1.732 इंटू 0.013 इंटू 1.7
इंटू 4 इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो इसमें आंसर कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए? आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। और इसमें कितना है? 1। तो आपके आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना आना चाहिए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए। और देख लो आपको यहां पर कितने इसमें थे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपका 3 और 2 में सबसे कम कौन सा? 2। तो आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आए? 2 ही तो सिग्निफिकेंट फिगर आए। अच्छा सर, जो सबसे कम है वही आना चाहिए। हाँ, उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर। रूल बना दिया गया कि अगर आपके पास मान लो कि 4 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, एक में 4 है, एक में 2 है, दूसरे में 2 है और लास्ट वाले में 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक? 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक। और ये तो रूल बना दिया एनसीईआरटी ने अपने बुक में, ये लिख दिया कि अगर आप नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप जिन नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिन रीडिंग्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप देखो कि पहले वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। से पहले वाले में 3 थे, दूसरे में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 थे। तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका क्या? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे और इसमें 3 थे। तो आपका जो आंसर आएगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आएगा? 2 तक आएगा। 3 और 2 में छोटा कौन है? 2। तो आपके आंसर कितने तक आने चाहिए? 2। यही बात तो लिखी है, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर आर इन द ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो आपके ओरिजिनल नंबर्स थे, एक ये और एक ये, तो इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर, एक में 3 है और इसमें 2 है, तो आपके आंसर में कितना आना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर? 2। अगर 2 से ज्यादा है तो बाकी आप राउंड ऑफ कर दो उसे। और ये रूल कहां से बन के आया? हमारे इसी पुराने वाले रूल से ही तो बन के आया है ये। आप देखो इन्हीं सभी चीजों को तो यूज किया गया है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों होता है। मल्टीप्लीकेशन में आप पहले इनका मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हो, फिर इनका मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हो, फिर इसको ऐड करके यहां लिखते हो। बात समझ में आ गई बेटा? ये यस। बोलो। यस। ठीक है। अगर मान लो आपके पास ऐसा एक रीडिंग का डिवीजन करना है, 4.7154 डिवाइडेड बाई 1.3, तो इसके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके आंसर में होना चाहिए, क्योंकि यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर 5 है और यहां पर 2 है। तो आपके आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए? 2। अगर 2 से ज्यादा है तो आप उसे राउंड ऑफ करके 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेके चले जाओ। बात समझ में आ गई बेटा? ये बोलो। यस। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का जो ये रूल बनाया गया है ना, जो मैंने रूल लिखवाया है, वो रूल कुछ नहीं, वो यही तो फॉलो कर रहा है। अगर आप सीक्वेंस से चीजों को करोगे तो आपको देखो ना, डाउटफुल फिगर 3 मिल गए और एक एक्यूरेट मिला, तो एक डाउटफुल एक्यूरेट मिला के कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2 ही तो हुए। इसको डिवाइड भी करके देख लो, आप डिवाइड भी करके चीजों को देखो। जैसे मान लो आपके पास है ऐसे, आपको एक इजी डिवीजन ले लो। आप मान लो आपके पास कोई नंबर ऐसा ले लो जिसमें डिवीजन थोड़ा इजी हो जाए। बताओ क्या लिया जाए नंबर ऐसा सर, जिससे जैसे कि ये बस। जो 1.3 है, हाँ तो इसमें जैसे एक डाउटफुल फिगर 3 हो गया और 1 हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। फिर जैसे डाउटफुल फिगर 3 और 2 और 1 आपके एक्यूरेट फिगर हो गए ना इस यस, वाले में। इस वाले में ना, इसमें बात इसमें कर रहे कर हो रहा कि हूँ, इसमें? इसमें से डिवाइड में नीचे। वन वन हाँ एक्यूरेट फिगर हो गया। हाँ हाँ, तो सर अब इसका इसको 1 कैसे एक्यूरेट है डिवाइड और कैसे ये। करेंगे? हाँ जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन का बताया ऐसे, हाँ जैसे डिवाइड का थोड़ा मुश्किल होगा ना? हाँ, डिवाइड का थोड़ा मुश्किल होगा, बस करना मुश्किल होगा, लेकिन रिजल्ट वही आएगा आपको। जैसे मान लो कि आपके पास यहां पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर कोई एक नंबर ले लो डिवीजन के लिए, आप जैसे मान लो कि आपके पास है 12 और 12 में आप डिवीजन कर रहे हो 2 से,
तो आपका आंसर क्या आएगा, डिवीजन कर लो, 6 आएगा। अब देखो 2 आपका क्या है, डाउटफुल फिगर है, और ये 1 और 2 में ये एक्यूरेट है और ये क्या है, डाउटफुल है, ऐसा होगा। अब इस डाउटफुल फिगर से आप इसमें पूरा का पूरा नंबर, आप पहले एक नंबर लेते हो, वो एक्यूरेट है लेकिन वो आपका छोटा है तो आपने दोनों को ले लिया, तो एक एक्यूरेट और एक डाउटफुल को आपने रखा, तो ये क्या आ गया, डाउटफुल। और डाउटफुल में डाउटफुल से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, डाउटफुल ही तो आएगा। और आप देखो पूरी चीज तो आपकी खत्म हो गई ना, तो एक डाउटफुल फिगर ही तो आ गया। और आप देखो डिवीजन में आपके पास यहां पर क्या था, एक सिग्निफिकेंट फिगर था और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, रिजल्ट में एक सिग्निफिकेंट फिगर तक आया। और अगर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो वो डाउटफुल फिगर ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर तो एक डाउटफुल एक एक्यूरेट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो 2 एक्यूरेट एक डाउटफुल। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस। ठीक। अब जैसे मान लो कि आपने इसमें किया ऐसे, आपने 100 में डिवाइड किया, किससे, मान लो आपने 100 में डिवाइड किया 2 से, तो 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आपका क्या है ये बताओ, ये 0 0 तो आपका क्या है, इन दोनों में सबसे, आप देखो इसमें भी एक डाउटफुल फिगर और इसमें भी आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर ही तो है, इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर एक ही एक है ना। यस सर। ठीक, तो अगर मान लो कि आपके पास इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर डाउटफुल ही तो होगा, और ये भी आपका क्या होगा, डाउटफुल होगा। आप डाउटफुल, आप जब डिवाइड करते हो तो क्या करते हो, पहले 1 में किया, नहीं हो गया, 0 लिया, आपने क्या किया 5, तो रिजल्ट क्या आ गया, डाउटफुल ही तो आया ये। और इस समय आपके पास क्या आ गया, ये 10, और इसके बाद आपने क्या किया, 0 उठाया, 0 यहां कर दिया, तो ये भी आपके पास वही तो रहा ये। तो एक ही डाउटफुल फिगर तो हम लेते हैं, बाकी तो ये 0 है तो आपको इसे छोड़ दिया ना। बात समझ में आई है? यस। तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हमको बस ये देखना होता है कि हम जिन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, और जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपको ओरिजिनल नंबर्स में मिलते हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हमको कहां करने होते हैं, उसमें आंसर में देने होते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात बताइए? यस। ठीक। अब देखो, अब आपका है एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन, दूसरा आपका है एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन में भी लिख लो एक रूल, बस ये रूल बताया जाता है, आपका काम अगर चाहो तो आप अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स से करो तो आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें, बस केवल आप लिख लो इस रूल को, लिखो। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, in addition or subtraction, comma, the final result should retain, the final result यस सर। the final result should retain as many decimal places, final result should retain as many decimal places, as many decimal places as many decimal places as are there in the number, as are there in the number, as are there in the number with the least decimal places, as there are in the number with least decimal places। मतलब आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे मान लो ऐसा लिखा गया है 4.237 प्लस 1.2, तो आप बताओ इस वाले नंबर में डेसिमल के प्लेस कितने हैं, 3 है, इसमें डेसिमल का प्लेस कितना है, 1 है, तो आपके आंसर में डेसिमल प्लेस कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। 1 से ज्यादा हो रहा है आप राउंड ऑफ कर दो इसे।
ठीक है, तो आप देखो जब इसको ऐड करोगे तो 3 तो ऐसे ही, 7 ऐसे ही, और ये हो जाएगा 4, और ये डेसिमल है, और 4 और 1 5, 5 पर 4 3 7, तो 3 7 को हमें राउंड ऑफ कर देना होगा और ये वैल्यू लिखेंगे 5.4। ठीक है, बात समझ में आ गई कि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय आपको सिग्निफिकेंट फिगर दोनों के नहीं काउंट करने हैं, आपको देखना है कि इसमें डेसिमल के प्लेस कितने हैं और इसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं। इसमें 3 प्लेस है, इसमें 1 प्लेस है, तो हम अपने आंसर में 1 डेसिमल प्लेस देंगे। ठीक है, आप जो रूल बताया उस रूल को देखो, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। जो आपके नंबर्स हैं उसमें सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस जितने होंगे उतने ही डेसिमल प्लेस हम अपने आंसर में देंगे। अब कहोगे सर इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं 4.237 और यहां पर मैंने लिखा 1.2। अब एडिशन करो, 3 का तो यहाँ पे 7 का 7 उतर गया, 3 ऐसे ही आ गया, 2 और 2 4, और ये आ गया 4115। अब थोड़ा हम इसको एक्यूरेट और उसके डाउटफुल में देखें। अगर देखो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये डाउटफुल होगा, ये एक्यूरेट होगा, ये एक्यूरेट होगा और ये एक्यूरेट होगा। अगर 1.2 है तो ये डाउटफुल होगा और ये क्या होगा, एक्यूरेट होगा। इसको आप निकालोगे तो ये तो डाउटफुल आ गया। अब अगर एक डाउटफुल और एक डाउटफुल के बीच में एक्यूरेट आया तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, भले ये एक्यूरेट आ गया उससे कोई मतलब नहीं है। एडिशन और ये देखो ये आपका एक्यूरेट और डाउटफुल का एडिशन डाउटफुल आ गया, ये एक्यूरेट और एक्यूरेट का एडिशन एक्यूरेट आ गया। तो हमें एक डाउटफुल फिगर और बाकी सारे एक्यूरेट फिगर लेने होते हैं, तो आप देख लो डेसिमल के बाद एक ही प्लेस पे तो आपको मिला, बाकी ये तो आपका डाउटफुल हो गया, इसको कोई मतलब ही नहीं है। अब तो हमारे रिजल्ट में एक से ज्यादा डाउटफुल फिगर नहीं आने चाहिए। क्लियर? अब कहोगे सर ये वाला तो एक्यूरेट आ रहा है, बेटा ये एक्यूरेट इस डाउटफुल के बीच में आ गया ना, तो वो एक्यूरेट भले ही हो के भी एक्यूरेट नहीं माना जाएगा ना, वो तो। बात समझ में आ गई है? तो जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस केस में आपको ये नहीं देखना होता है कि दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, आपको ये देखना होता है इसमें डेसिमल के प्लेस कितने हैं और इसमें डेसिमल का प्लेस कितना है। अपने आंसर में उतना ही डेसिमल प्लेस लाओ जितना आपके नंबर्स में जो लीस्ट डेसिमल प्लेस है। इसमें 1 डेसिमल प्लेस, इसमें 3 है, तो आप अपने आंसर में 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर दोगे। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। जैसे आपका 2.42 है प्लस 1.32 प्लस 0.2, आपके आंसर में कितने डेसिमल प्लेस होने चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। अब आप इसको चाहो तो लिखना चाहो तो लिख लो 2.42 1.32, और ऐड करते समय ना एकदम डेसिमल को एक लाइन में मिला के काम करेंगे। ये 2, अब देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 2 9, और यहाँ पे 2 और 1 3। अब बताओ इसमें डेसिमल प्लेस 2 है, इसमें डेसिमल प्लेस 2 है, इसमें डेसिमल प्लेस 1 है, तो आपके आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस तक आना चाहिए। इसको राउंड ऑफ कर देना है, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी 3.9। अब थोड़ा एक्यूरेट और डाउटफुल के अकॉर्डिंग देखो इसको क्या होगा बेटा, ये आपका डाउटफुल होगा, ये एक्यूरेट, ये एक्यूरेट, ये आपका डाउटफुल, ये एक्यूरेट, ये आपका एक्यूरेट, और अगर एक ही आपके पास नंबर है तो ये डाउटफुल होगा। अब देखो डाउटफुल डाउटफुल एडिशन पर डाउटफुल आया, एक्यूरेट एक्यूरेट और डाउटफुल ऐड करने पर डाउटफुल आया, और ये एक्यूरेट ऐड करने पर एक्यूरेट आया। तो एक एक्यूरेट और एक डाउटफुल आपको लेना, डाउटफुल एक लेना है, एक्यूरेट चाहे जितने आ जाए। तो डेसिमल के बाद तो सब आपके एक्यूरेट मिले, और डेसिमल के पहले वाला आपका क्या है, डाउटफुल। जस्ट डेसिमल के बाद वाला आपका एक डाउटफुल फिगर लेना है, तो हमें तो दो ही, एक डेसिमल का 1 ही प्लेस तो मिल रहा है। बात समझ में आ गई बेटा ये? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? बोलो बेटा। नो सर। सक्षम? यस सर। हाँ, कोई प्रॉब्लम इसमें?
नो सर। अंकुर, नो सर। ऋषभ, नहीं। ठीक। तो ये ध्यान रख के काम करेंगे। अब जैसे मान लो कि आपका कहीं पर सॉल्व किया और वैल्यू आ गई 17325 और कहा जा रहा है ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर है, कहा जा रहा है इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए। तो क्या करोगे, इसे 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है तो क्या लिखेंगे 17000। अब याद करो, देखो मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो ये वाली बात है ना, लास्ट के जीरो विदाउट डेसिमल सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, वो राउंडिंग ऑफ में बड़ा काम आ जाता है। तो अगर आपके पास 17325 आया है और इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। जीरो आपके बाद वाले सिग्निफिकेंट में काउंट किए नहीं जाते हैं, लेकिन नंबर तो आपका 17000 हो गया और लास्ट के 3 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, यही दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस। ठीक। अच्छा मान लो अगर हम एक सवाल ऐसा दे रहे हैं 1.23 प्लस 0.1 प्लस 12, आप बताओ इसमें आपके डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए? इसके आंसर में डेसिमल प्लेस कितने होने चाहिए? 0। एक भी नहीं होने चाहिए, 0 होने चाहिए, डेसिमल प्लेस आपके नहीं होने चाहिए। अब आप देखो 1.23 लिखा हमने, 0.1 लिखा और इधर आपका है 12। सॉल्व करो, ये तो आ गया 3 और 2 और 1 3 और डेसिमल लगा दिया 2 और 1 3 और 1, ऐसे आ गया। अब आप बताओ ये आपका डाउटफुल, ये एक्यूरेट, ये आपका एक्यूरेट और ये एक ही है तो ये आपका डाउटफुल, ये 12 है तो ये आपका डाउटफुल, ये एक्यूरेट। अब आप जब बताओ ऐसे ये कोई नंबर दिया रहेगा तो हम डाउटफुल लेंगे। किसमें? जैसे अगर कोई नंबर दिया है उसमें पॉइंट नहीं है तो हम उसका 1 डिजिट डाउटफुल लेंगे ना। हमेशा होता है। जैसे मान लो कि आपके पास लिखा है 42, आपकी रीडिंग आई तो ये डाउटफुल और ये एक्यूरेट होगा। एक डाउटफुल तो हमेशा लिया जाएगा। वो ऐसा थोड़े है कि डेसिमल के पहले डाउटफुल होता है डेसिमल के बाद नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका कोई भी रीडिंग है, अगर इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना तो एक डाउटफुल और एक एक्यूरेट होगा जरूर। और अब देखो इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था तो मैंने केवल डाउटफुल ही तो लिखा, एक्यूरेट तो लिखा ही नहीं मैंने ना। वो तो देखो इसको 3F से किया, डाउटफुल आ गया, एक्यूरेट और डाउटफुल, ये रिजल्ट क्या आ गया, डाउटफुल आ गया। और इसके बाद ये एक्यूरेट और ये डाउटफुल, आपका ये क्या हो गया, डाउटफुल और ये आपका एक्यूरेट। तो एक एक्यूरेट और एक डाउटफुल आपने ले लिया तो आपका आंसर कितना आ गया, ये नियर अबाउट इसको हम क्या बोलेंगे, 13 बोलेंगे। समझ में आ गई बात बेटा ये? तो इसका आंसर कितना होगा, 13 इसका आंसर आएगा। अब देखो इसमें डेसिमल के एक भी प्लेस नहीं है, इसमें डेसिमल का एक प्लेस है, इसमें डेसिमल का 2 प्लेस है, तो आंसर में डेसिमल का कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा ये? यस। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे बेटा आपके पास, अब ये चीज पूरी की पूरी सिग्निफिकेंट फिगर का अलजेब्रा भी खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एरर एनालिसिस की। लास्ट टॉपिक आपका है यूनिट एंड मेजरमेंट का, ये है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस। अब देखो एरर एनालिसिस एक्चुअल में इस साल आपकी जो एनसीईआरटी ने अपने टेक्स्ट बुक के सिलेबस से हटा दिया है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि एरर एनालिसिस को पढ़ना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं ऐसा है? क्योंकि आप सोच रहे होगे कि स्कूल में पढ़ाया गया है कि नहीं एरर एनालिसिस? नो सर, नहीं पढ़ाया। नो सर, नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है। आप लोगों को लैब मैनुअल मिला है कि नहीं? सर अभी नहीं मिला। आपने लिया है, परचेज करना होता है, आपने परचेज किया है कि नहीं इस साल का? सर अभी तो नहीं आया शायद। आ गया है। और आप देखो एक्चुअल में ना वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज
भी आपके सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन जेई मेंस, एडवांस, नीट सब उसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। उसका रीजन क्या है? केवल सिलेबस एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से कंप्लीट नहीं होता है, आपका लैब मैनुअल, लैब में भी आपको जो वर्क है उसके ऊपर भी सवाल दिए जा सकते हैं। आपने ये देखा है ना कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस सर, उस पर सॉल्व हुए हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लैब में आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में तो दिए भी नहीं है वो। सर एक दो क्वेश्चन दिए थे शायद। नहीं, क्वेश्चन दिया है लेकिन आपका वहां पर कोई थ्योरी नहीं लिखी है ना। यस सर, फिर लेकिन उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी में भी सवाल दिया है उस पर। क्यों? उसका रीजन ये है कि वो आपसे लैब में उसको यूज करवा रहे हैं। आपने वहां पर मेजरमेंट करना सीखा है लैब में, आपने उसका पॉजिटिव एरर निकालना सीखा, जीरो एरर आपने निकालना उसका सीखा है। तो ये चीज लैब में आपने किया हुआ है तो उससे क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। जितना भी लैब वर्क है उस पर किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब बेटा एरर कहां पे होता है? जब हम मेजरमेंट करेंगे तब ना, लैब में जाएंगे तब ना एरर होगा। तो बेटा लैब में इस एरर एनालिसिस को पूरा पार्ट उठा के कहां डाल दिया है? लैब में डाल दिया है। तो आपको लैब पर भी काम करना होता है, लैब भी आपको करनी है। तो आपका एरर एनालिसिस आपके सिलेबस से गायब नहीं हुआ है, आपको लैब में ये चीज दी गई है। ठीक है, तो आपको पढ़ना चाहिए, इस पर सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर हुई बात बेटा? ये एरर एनालिसिस जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने सिलेबस से हटाया नहीं है, बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे डाल दिया, क्योंकि ये लैब से ज्यादा रिलेवेंट है, आपकी थ्योरी से ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पर एरर ज्यादा होगा और वहां पर आपको इस एरर की एनालिसिस करनी होती है। तो इस पूरी थ्योरी को उठा के उन्होंने लैब में डाल दिया है। पहले भी लैब में था और बुक में भी था, तो यहां से हटा दिया और लैब में उसको रखे रहा है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि एरर एनालिसिस आपके सवाल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा। पूरा नीट जो आपका और जेईई मेन आपका एनसीईआरटी को फॉलो करता है, तो एनसीईआरटी का सिलेबस केवल एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से कंप्लीट नहीं होता है, टेक्स्ट बुक प्लस लैब मैनुअल दोनों से कंप्लीट होता है। इसलिए आप इसको मतलब हल्के में ना लेना कि एरर एनालिसिस चला गया है तो हमको नहीं पढ़ना है, हमें काम करना होगा। पीडब्ल्यू में कराया है कि नहीं इन लोगों ने? सर बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। कराया है ना वहां पे? हाँ। हाँ, तो वहां पे देखो हटाया नहीं ना वहां से, तो ठीक है। तो अब देखो, अब एरर एनालिसिस क्या है भाई? एरर कहां पे होगा? जब हम मेजरमेंट करेंगे तब होगा। ठीक है, और मेजरमेंट में आपके पास जब रिजल्ट आता है तो उसमें कुछ सर्टेन चीजें आती हैं और कुछ अनसर्टेन चीजें आती हैं, कुछ डाउटफुल चीजें आती हैं। तो वही अनसर्टेनिटी, वही डाउटफुलनेस को ही हम क्या बोलते हैं? आप अपने मेजरमेंट का एरर बोलते हो। तो जल्दी से एरर एनालिसिस में लिखो, 2 लाइन लिखो, इसके बाद तो फिर हम लोग इस पर काम करें। लिखो, मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस। मेजरमेंट इज द foundation of all experimental science and technology. Measurement is the foundation of all experimental science and technology. The result of every measurement, the result of every measurement, the result of every measurement by any measuring instrument, the result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty, contains some uncertainty, full stop. This uncertainty is called error. भाई आप देखो, पूरे साइंस या टेक्नोलॉजी का जो मेन बेस है, जब आप साइंस या टेक्नोलॉजी पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो भाई? एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्वेशन रियल लाइफ में करते हो उसी के बारे में तो हम थ्योरी लगाते हैं, उसी के बारे में तो हम थ्योरी डेवलप करते हैं भाई। पूरी फिजिक्स आपका क्या है? ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। जो आपने नेचर के इवेंट्स को ऑब्जर्व किया उसी के लिए आप लॉ का फॉर्मुलेशन करते हो। तो ऑब्जर्वेशन केवल आंखों से ही थोड़े होता है, ऑब्जर्वेशन में मेजरमेंट भी तो होता है। जैसे एक
पत्थर को छोड़ दो तो नीचे गिरेगा, ठीक है, नीचे गिर रहा है, ये आंखों से दिख रहा है कि नीचे जा रहा है, लेकिन कितने स्पीड से जाएगा, कितने टाइम पर जाएगा, ये सारा मेजरमेंट तो हो रहा है ना। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट करोगे तो वहां पर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आएगी, कुछ डाउटफुलनेस आएगा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे मेजरमेंट के लिए तो कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट में एरर्स मिलेंगे, तो उस अनसर्टेनिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। क्लियर हुई बात बेटा, एरर किसे बोलते हैं? तो एरर की डेफिनेशन क्या होगी, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन्स सम अनसर्टेनिटी, दिस अनसर्टेनिटी इज नोन एज एरर। क्लियर? यस। अब इसके बाद जब आप मेजरमेंट करते हो तो वहां पर आप चीजों को चाहते हो कि एक्यूरेटली मेजर करें और रीडिंग आपकी काफी प्रिसाइज हो, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के ऊपर भी बात करनी होती है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या होता है? और प्रिसीजननेस क्या होता है? प्रिसाइज, प्रिसीजन, प्रिसीजन। प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है आप बताओ? अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी रीडिंग को मेजर कर रहे हो, किसी वैल्यू को मेजर कर रहे हो, तो आप उसकी ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज हो, जितना ज्यादा क्लोज होगे वही आपका क्या होगा, एक्यूरेसी होगी। जैसे अर्थ के सरफेस पर जी की वैल्यू 9.8 होती है। अब आप लैब में जी की वैल्यू का कैलकुलेशन भी करते हो, जी की वैल्यू का मेजरमेंट करते हो, फॉर्मूला आपको बताया जाता है T = 2π√L/g। आप वहां पर पूरा पेंडुलम की लेंथ नापते हो और उसके बाद वहां पर आप टाइम पीरियड नापते हो, ये सारा काम करके वहां पे आप क्या निकालते हो, जी की वैल्यू। अब आपको मालूम है कि जी की वैल्यू 9.8 है, अब आप 9.8 के जितना क्लोज चले जाओ वही आपकी क्या है, एक्यूरेसी है। ठीक है? और प्रिसाइजनेस क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, आपके इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन कितना अच्छा है, डेसिमल के कितने प्लेस तक आप अपनी वैल्यू को दे ले रहे हो, वही आपका क्या होता है, प्रिसीजन होता है। तो एक हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी भी होती है कि हम चाहते हैं कि अपनी रियल वैल्यू जो भी हमारी है, ट्रू वैल्यू है, उसके नजदीक पहुंचे, और दूसरा आपकी जो वैल्यू है वो डेसिमल के कई प्लेसेस तक मिले, डेसिमल के कई प्लेसेस तक उसको रिजोल्यूशन हमें दिखे, भाई 4 प्लेस तक, 5 प्लेस तक, जितना ज्यादा डेसिमल प्लेस हमें दिखते जाएंगे हमें लगेगा कि हमारी वैल्यू उतना ही एक्यूरेट होती जा रही है, उतनी ही अच्छी होती जा रही है। लेकिन प्रिसीजन का मतलब होता है बस केवल डेसिमल में मैक्सिमम प्लेसेस मिलना, और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आपकी वैल्यू जो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। कोई जरूरी नहीं है कि एक रीडिंग आपकी एक्यूरेट है तो वो प्रिसाइज भी होगी, या कोई जरूरी नहीं है कि एक रीडिंग प्रिसाइज है तो वो एक्यूरेट भी होगी। हम चाहते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम रीडिंग जो रिजल्ट बताएं वो रिजल्ट एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो, वो ट्रू वैल्यू के एकदम नजदीक भी हो और डेसिमल में कई प्लेसेस को इन्वॉल्व भी करे। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिख लो, आपसे ये सब लैब में वाइवा में पूछा जा सकता है, लिख लो एक्यूरेसी की डेफिनेशन। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज the accuracy of measurement is the measure of how close the measured value is to the true value of quantity, एक क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है ये आपका क्या बताता है, एक्यूरेसी। और प्रिसीजन में लिख लो, प्रिसीजन टेल्स अस
precision tells us to what resolution or limit. Precision tells us to what resolution or limit the quantity is measured. वो क्वांटिटी कितने रिजोल्यूशन तक या कितने लिमिट तक उसको मेजर किया जा रहा है, वो आपको क्या बता रहा है? प्रिसीजन। ठीक है। अब देखो, मान लो कि एक रॉड की जो ट्रू वैल्यू है, रॉड के लेंथ की ट्रू वैल्यू, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक रॉड के लेंथ की ट्रू वैल्यू है उसकी 5.386 सेंटीमीटर, और इसके वैल्यू का मेजरमेंट किया गया और रीडिंग्स नोट की गई। एक आपकी रीडिंग है R1 और ये R1 है आपका 5.2 सेंटीमीटर। एक दूसरी रीडिंग है R2 और ये है 5.883 सेंटीमीटर, और एक वैल्यू है R3 और ये आपके पास है 5.379 सेंटीमीटर। आपको इस पे कमेंट करना है कि कौन सी वैल्यू एक्यूरेट है, कौन सी वैल्यू प्रिसाइज है, कौन सी वैल्यू एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज दोनों है। आप देखो, आपके पास एक्यूरेसी का मतलब, जब भी हम एक्यूरेसी की बात करेंगे ना, तो ट्रू वैल्यू से उसका डेविएशन देखो उस रिजल्ट का कितना ज्यादा। अगर ज्यादा डेविएशन है तो एक्यूरेसी कम होगी, कम डेविएशन होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी। अब 5.386 है और आपका रिजल्ट है 5.2, तो आपका डेविएशन लगभग 0.186 का है, तो इसका मतलब बेटा ये नजदीक है। और ये 5.883 है, तो बेटा आपका 5.386 है और 5.883 है, तो लगभग आपका 0.5 का डेविएशन इसमें जा रहा है। और ये आप देखो R3 में 5.379 है और 5.386 है, तो लगभग इसमें 0.007 का डेविएशन जा रहा है। इसका मतलब ये वाला आपका केवल और केवल एक्यूरेट बोला जाएगा, ये रीडिंग आपकी प्रिसाइज होगी, और ये रीडिंग आपका एक्यूरेट एज एंड प्रिसाइज। एक्यूरेट एंड प्रिसाइज दोनों होगा। क्लियर हुई बात बताइए? तो हमको कौन सी रीडिंग अच्छी लगी? ये वाली, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के एकदम नजदीक है और डेसिमल में कई प्लेसेस तक है। अब ऐसा नहीं है कि बेटा इसमें डेसिमल के 3 प्लेस हैं तो आपके डेसिमल के 3 प्लेस भी होने चाहिए। अगर आपकी रीडिंग कोई चौथी रीडिंग R4 है और ये लिखी जा रही है 3.3832 सेंटीमीटर, ऐसे लिखी जा रही है, तो ये और ज्यादा इससे प्रिसाइज है और ये और ज्यादा एक्यूरेट है। इसका मतलब डेसिमल के 4th प्लेस पर जाके इसमें चेंजेस दिख रहे हैं, तो बेटा ये आपका और प्रिसाइज और एक्यूरेट हो गया। क्लियर हुई बात बेटा? ये तो ऐसा ना सोचना कि इस ट्रू वैल्यू में आपके पास जितने डेसिमल प्लेस हैं आपके रिजल्ट में उतने ही आने चाहिए, उससे ज्यादा आ रहे हैं तो और अच्छी बात है, और ज्यादा प्रिसाइज होता जाएगा ये। तो ये एक्यूरेट भी है एज वेल एज प्रिसाइज भी है ये, तो ये भी एक्यूरेट और प्रिसाइज है और ये भी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज है। तो ये मोर प्रिसाइज है एंड मोर एक्यूरेट है विद रिस्पेक्ट टू R3। R4 आपका मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट है विद रिस्पेक्ट टू R3। R2 केवल प्रिसाइज है, R1 केवल एक्यूरेट बोला जा सकता है, लेकिन R3 एंड R4 को मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट भी बोल सकते हैं। और R3 R4 में कंपेयर किया जाए तो R4 इज मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू R3। तो उसके इक्वल कहाँ है उसकी वैल्यू? 5 होगा ना? इक्वल कहाँ पे? अरे R4 में 5.38 लिखा है ना। अच्छा 5 लिख दिया, 3 लिख दिया मैंने, ये वो 5 लिखना चाहिए, वो 3 लिख दिया मैंने, ये वो 5 लिखना चाहिए बेटा। 5.3832 मैंने ऐसे कर दिया। अब देखो इस रिजल्ट का इससे डेविएशन भी बहुत कम है, तो एक्यूरेसी अच्छी हो गई और डेसिमल के 4 प्लेस तक है, तो प्रिसीजन भी इसका अच्छा हो गया।
ठीक है। यस ठीक। अब इसके बाद आप चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो। हाँ चलो अब लिखो इसके बाद। ये तो समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। यस ठीक। और अगर आपका प्रिसीजन ज्यादा है तो प्रिसीजन किसके बारे में बात करता है बेटा? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करता है। लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसका जितना कम होगा वो उतने डेसिमल के प्लेसेस तक वैल्यू को देता रहेगा वो। तो प्रिसीजन किससे रिलेटेड होता है? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, प्रिसीजन आपसे किससे रिलेटेड है? इट इज related to least count of an instrument। इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से ये प्रिसीजन वर्ड रिलेटेड होता है। अब लीस्ट काउंट जैसे मान लो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, आपके पास वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का 0.001 सेंटीमीटर। तो आप देखो जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करोगे आपका प्रिसीजन उतना अच्छा जाएगा, डेसिमल के उतने प्लेस तक आप अपनी रीडिंग को नोट करोगे। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस ठीक, चलिए अब हम बात करेंगे, लिखो देखो, एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट, एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट, एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट। एग्जैक्ट नहीं होता है कोई भी मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट आपका अप्रोक्सीमेट होता है। ड्यू टू एरर इन मेजरमेंट, ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट, इस बात को नोट बना के लिख लेना। ये स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आने के चांसेस इन सभी स्टेटमेंट्स पे होते हैं। एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में एरर होने की वजह से हर एक एक्सपेरिमेंट आपका अप्रोक्सीमेट होता है, कोई भी मेजरमेंट आपका एग्जैक्ट नहीं होता है। क्लियर हुई बात बेटा ये? आपको ऐसे नोट बना के लिख लेना इस चीज को, ऐसे नोट बना के लिख लेना, एवरी मेजरमेंट इज अप्रोक्सीमेट ड्यू टू एरर्स इन मेजरमेंट। क्लियर? अब आगे लिखो, अगले पैराग्राफ से लिखो, इन मेजरमेंट वी कैन क्लासिफाई द एरर्स एज, इन मेजरमेंट वी कैन क्लासिफाई द एरर्स एज। पहला आपका होता है सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, एंड दूसरा एरर होता है आपका रैंडम एरर। एक होता है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होता है रैंडम एरर। अब इसके ऊपर थोड़ी सी कहानी आपको सोचनी चाहिए, और अभी आपका पिछले साल ही नीट में इस तरह का क्वेश्चन आया था, आपको एक क्वेश्चन दिया था और पूछा था कि वो कौन सा एरर है, सिस्टमैटिक है या रैंडम है। तो सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर के बारे में आप देखो, ऐसा कोई भी एरर जिस एरर के होने का रीजन हमको पता होता है कि वो एरर किस वजह से हुआ, वो एरर आपका हमेशा सिस्टमैटिक एरर होगा। कोई भी एरर जिसके होने का रीजन आपको पता है वो एरर आपका कैसा होगा? सिस्टमैटिक एरर होगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस इस एरर के होने का रीजन हमको नहीं पता है, जिस एरर के होने का रीजन हमें नहीं पता है वो एरर आपके कौन से होंगे? रैंडम एरर्स होते हैं। वो कौन से होते हैं? रैंडम एरर। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो वो रैंडम एरर है। और सिस्टमैटिक एरर जिनके होने का रीजन हमको पता है वो हमारे सिस्टमैटिक एरर्स होते हैं। अब बात आती है कि वह सिस्टमैटिक एरर कैसे हो सकते हैं। आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तो उस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर हो,
तो वो सिस्टमेटिक एरर में जाएगा, क्योंकि आपने आपके पास एक ही तरह के 4 इंस्ट्रूमेंट है, चारों से आपने रीडिंग नोट की, 4 अलग अलग रीडिंग्स आ गई, तो आपका मतलब उन चारों में जो एरर है वो किसकी वजह से है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से है। हो सकता है इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन अच्छा ना हो, इंस्ट्रूमेंट में आपकी चीजें अच्छे से वर्क ना कर रही हो, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है आपका किसकी वजह से हो? कौन सा एरर होता है? सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि हमें उसका रीजन पता है कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट का एरर है, उस एरर को हम दुरुस्त कर सकते हैं, उस एरर को हम सुधार सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर को हम मतलब क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। एरर कभी भी रिमूव नहीं हो सकता है, एरर हमेशा रिड्यूस किया जा सकता है, कभी भी एरर को हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो एरर आएगा, उस एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूव कभी भी नहीं कर सकते। तो अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, वो एरर हमारा सिस्टमैटिक एरर में आएगा। अब कहोगे सर कैसे? तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में आपके 0 एरर के नाम से चीजें होती हैं। अगर आपने वर्नियर कैलिपर का दोनों जबड़ों को आपस में चिपका दिया, तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक दूसरे के लाइन के ऊपर ऐसे टच कर गए, तो वो आपके पास नो 0 एरर होगा। लेकिन अगर एक आगे एक पीछे आ गया उस केस में, तो आपके पास उस केस में पॉजिटिव और निगेटिव 0 एरर आते हैं। 0 से 0 टच कर गया, वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0, तो आपके पास कोई एरर नहीं होगा। लेकिन अगर टच नहीं कर दिया, एक आगे एक पीछे चला गया, अगर मान लो वर्नियर स्केल का 0 आपका आगे है और मेन स्केल का 0 पीछे है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। ठीक है, और अगर वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के पीछे चला गया, तो उसको बोलते हैं निगेटिव 0 एरर। और इन एरर्स को हम हटा सकते हैं। हम लोग कभी भी इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करते हैं, सबसे पहले उसका 0 एरर काउंट करते हैं कि भाई उसमें कोई 0 एरर तो नहीं है। समझ में आई बात? और ये 0 एरर वैसा ही है जैसे मान लो आपसे कहा जा रहा है इस रॉड की लेंथ बताओ कितनी होगी। अब आपके पास एक स्केल है और उस स्केल को बीच में से किसी ने तोड़ दिया है, तो अब इसकी काउंटिंग आपकी 0 वाली तो दिख ही नहीं रही। आपकी स्केल ऐसे है और यहाँ पे टूटा है, और यहां से आपका ये चीज कहां से शुरू हो रही है? 5 सेंटीमीटर से। तो आपने 5 को इसके सामने लगाया और ये चला गया मान लो 10 पर, तो आप इसकी रीडिंग क्या 10 सेंटीमीटर बताओगे इस रॉड की? नो सर, कितना बताओगे? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। आपने इसको काउंट किया ना कि भाई ये 5 नहीं है, यही 5 हमारा 0 है, और जो रीडिंग आई है उसमें से आपने क्या किया? उतना माइनस कर दिया। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। क्लियर हुई बात? बताइए। यस। ठीक, अगर आपने इसी को, आपके पास ऐसा स्केल है कि जब आपने इसको भिड़ाया -1 पे और ये आ गया आपका 4 पे, तो रीडिंग क्या आपकी 4 होगी क्या? 4 सेंटीमीटर इस रॉड की 5 होगी। 5 होगी। क्यों? क्योंकि बीच में कहीं 0 भी आ रहा होगा, तो 0 से लेके 4 और 1 ये इधर है, तो आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह के एरर्स आपके क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आपका होता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। आपने एक्सपेरिमेंट को करने का तरीका ही गलत अपना लिया, तो एरर आ जाएगा आपका। उस एरर को हम सही करते हैं। इसलिए तो एक्सपेरिमेंट करके हम चीजों को क्या करते हैं? सीखते हैं, लॉज को वेरीफाई करते हैं, जो लॉज हमने सीखे हैं उनको वेरीफाई करते हैं। लेकिन अगर कभी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो हमको लगता है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ क्या होता है? हमारे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक गड़बड़ है, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका हमको ना पता हो या प्रोसीजर हमको ना पता हो, तो उस केस में आपका वो भी सिस्टमैटिक एरर के अंतर्गत ही आएगा। अब जैसे पर्सनल एरर, ह्यूमन एरर भी तो होता है, और ह्यूमन एरर जनरली आपका पैरेलैक्स है। पैरेलैक्स अक्सर ह्यूमन एरर देता है। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। आप सभी लोग करो क्या, अपनी आंखों के सामने एक आंख बंद करो और अपनी आंखों के सामने एक पेन रखो, ऐसे ऐसे पेन रखो। रखा सबने? और एक आंख से उस पेन को देखो, देख रहे हो? अब अपने हाथ को हटाना नहीं, आप क्या करो, इस आंख को ओपन करो और इस आंख से देखो, और आप देखो पेन की पोजीशन बदल गई क्या? देखो ऐसे करके देखो, एक बार उसी पेन को एक आंख से देखो और उसको ओपन करो दूसरे वाले से देखो, पेन की पोजीशन बदल गई। यस।
तो ये क्या है हमारा, ये पैरेलैक्स है। आपकी आंखों पर विजुअल एंगल चेंज हो गया, अदर उससे लग रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट पहले इधर रखा था, अब आपका ऑब्जेक्ट लग रहा है इधर रखा है। वो एक्चुअल में कुछ और नहीं है, वो पहले यहाँ पे था, यहाँ से आपकी इस आंख पर विजुअल एंगल ऐसे बन रहा था, और यहाँ पे है तो आपका इस आंख पर विजुअल एंगल ऐसे बन रहा है। आपकी आंखों के बीच में गैप है ना, दो आपकी देखो इस आंखों के बीच में गैप है ना इतना, तो वो गैप की वजह से पैरेलैक्स क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वही चीज कभी यहां दिख रही है, कभी यहां दिख रही है। समझ में आ गई बात बेटा? ये आप ये वाला एक्सपेरिमेंट कहीं भी कर सकते हो। आप रात में देखो चांद को, आप देखो चांद को, आप ऐसे पहले एक आंख से देखो और उसके बाद दूसरी आंख से देखो, आपको थोड़ा सा पोजीशन चेंज होती हुई दिखेगी वहां। अब चूंकि इतनी दूर है कि उसका आपका जो एंगल का चेंज बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का आपको दिख जरूर जाएगा कि वो अपनी आंखों की पोजीशन चेंज हो रही है। अब अपनी आंखों के नजदीक जितना ऑब्जेक्ट रख के देखोगे उतना ही ज्यादा आपको पैरेलैक्स दिखेगा। अब इस पैरेलैक्स को अक्सर दूर करने के लिए आप लोग लैब में गए हो कि नहीं? बोलिए, लैब में अभी गए हो कि नहीं इस बार? अभी सर अभी नहीं गए। अभी नहीं गए हो, ठीक। जब लैब में जाना तो कहीं आपको वोल्ट मीटर या अमीटर रखा हुआ दिखे तो आप उसको देखना। वोल्ट मीटर अमीटर ऐसे ब्लैक कलर का एक बॉक्स होता है और उसमें एक पॉइंटर लगा होता है, और उस पर इस तरह से एक बना होता है, इस पर स्केल्स बनी होती है, इस पर रीडिंग्स लिखी होती है, ठीक है। और इसके नीचे एक ऐसे आपको बना होता है, एक ऐसे पोर्शन होता है, और इसके नीचे मिरर लगा होता है। इसके नीचे क्या लगा होता है? मिरर। और आपका पॉइंटर ऐसे मान लो इंडिकेट कर रहा है, आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है कहीं पर। अब आपने इसकी रीडिंग पढ़नी चाहिए, और आप अपने इंस्ट्रूमेंट से, जैसे मान लो आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है और आप थोड़ा और शिफ्ट होके रीडिंग नोट कर रहे हो। जब रीडिंग नोट कर रहे हो तो आपकी आंखों के पैरेलैक्स की वजह से जो चीजें कहीं और होती हैं, दिखती कहीं और आपको है, तो आप वो रीडिंग पढ़ लोगे। तो उसके लिए इसको दूर करने के लिए क्या लगा दिया गया? इसके नीचे मिरर लगा दिया गया। ये मिरर है बेटा, इसके नीचे क्या है? ये मिरर लगा दिया गया। अब क्या है कि आपके इस पॉइंटर की इमेज मिरर में भी बनेगी। मान लो पॉइंटर की इमेज मिरर में यहां बन रही है, ऐसे आपको इतना चूंकि वहां पे मिरर है तो उतनी इमेज दिखेगी, बाकी तो आप मिरर है ही नहीं तो इमेज दिखेगी नहीं आपको। उसकी इमेज थोड़ी सी दूर हटके दिखी, इसका मतलब है कि आप रीडिंग गलत नोट कर रहे हो। और उसके लिए कैसे आपको रीडिंग सही करनी पड़ेगी? आप उस पॉइंटर के अपने आंखों को ऐसे सेट करो कि आपका जो पॉइंटर है और इस पॉइंटर की इमेज पीछे जो बन रही है, दोनों एक लाइन के ऊपर ऐसे कॉन्साइड कर जाए, ये ऐसे कॉन्साइड कर जाए, मतलब आपको उस पॉइंटर की इमेज मिरर में ना दिखे इसका। और उस केस में जो रीडिंग आप नोट करोगे वही रीडिंग आपकी एक्चुअल मानी जाएगी। अगर इस पॉइंटर की इमेज आपको मिरर में दिख रही है तो उस केस में आपकी रीडिंग सही नहीं है। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। और ये देखना, आपके लैब में जाना तो वहां पे देखना वोल्ट मीटर ऐसा होगा तो उसमें मिरर बना होगा जरूर, ठीक है। अगर अच्छा वोल्ट मीटर होगा, अच्छी क्वालिटी का रखा होगा तो उसके पीछे उसमें मिरर जरूर बना होगा, जिससे कि हम पैरेलैक्स को दूर कर सके, पैरेलैक्स ना हो कम से कम, ठीक। तो ये सब आपके किस एरर की कैटेगरी में आते हैं? सिस्टमैटिक एरर की कैटेगरी में आते हैं। रैंडम एरर वो एरर होते हैं जिसका रीजन होने का हमको पता ही नहीं है कि किसकी वजह से वो एरर हो गया सिस्टम में, ठीक है। तो वो एरर आपका क्या होगा? रैंडम एरर। जिसके होने का रीजन ही नहीं पता हो वो रैंडम एरर है। जैसे मान लो कि ये आपके पास ये पेन है, किसी कंपनी ने बनाया है, अगर आप इस पेन का डायमीटर यहां पर नापोगे तो कुछ अलग आएगा, थोड़ा बहुत चेंज जरूर आएगा। यहां पे नापोगे तो अलग आएगा, यहां पे नापोगे तो अलग। इसको थोड़ा थोड़ा घुमा के नापोगे तो डायमीटर आपको अलग अलग मिलेगा। हाँ ठीक है, कंपनी ने ही बनाया है, लेकिन ये कंपनी के द्वारा भी तो चूंकि उसका सांचा बनाया गया है जिसमें ढलाई की गई है, इसको ढाल के बनाया गया है, उसमें आपका क्या है, कुछ ना कुछ साइज में चेंजेस तो होंगे।
हर जगह वो यूनिफॉर्म उसी तरह का सर्कुलर नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे आपका होगा जरूर। आप अगर एक बहुत अच्छी सी बॉल ले लो और बॉल को बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो हो सकता है कि आपकी ये वाली डायमेंशन थोड़ी बड़ी हो और इधर से देखने पर थोड़ी छोटी लग रही हो। वो भले ही आपने उसको बहुत ढाल अच्छे से करके बनाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चीजें उसमें क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो वो रैंडम एरर है, वो होने का रीजन नहीं पता है, वो रैंडम एरर आपका है। ठीक है। कभी आप क्या कर रहे हो, जैसे मान लो कि टाइम पीरियड निकालते हो, तो टाइम पीरियड आपके वजह से आप क्या मान लो कि इंस्ट्रूमेंट से आपको जब प्रेस कर रहे हो, स्टॉप वॉच ऑन कर रहे हो, तो वहां पर स्टॉप वॉच का कुछ ना कुछ एरर आ गया, आपके हाथों के प्रेस करने का एरर आ गया, कुछ रिएक्शन टाइम का एरर आ गया आपका। तो इस तरह के जो एरर्स हैं वो आपके क्या है, रैंडम एरर, जिनको हम दूर ही नहीं कर सकते, वो रैंडम में है। अब रैंडम एरर को दूर तो नहीं कर सकते, तो रैंडम एरर की वैल्यू को कम कैसे किया जाए। तो आप बताओ, अगर एक स्टॉप वॉच से आप किसी भी इवेंट का टाइम मेजर कर रहे हो, तो वो इवेंट जब स्टार्ट हुआ तब आपने स्टॉप वॉच ऑन किया होगा, और जब वो इवेंट खत्म होगा तो आपने उसको स्टॉप वॉच को ऑफ किया होगा। तो ऑन करने और ऑफ करने में रिएक्शन टाइम का कुछ एरर जाएगा कि नहीं जाएगा वहां पे। अब कहोगे रिएक्शन टाइम क्या होता है, हम जैसे मान लो किसी चीज को देख रहे हैं और देखने के बाद हमें लग रहा है कि यार हम स्कूटी चला रहे हैं, हमें लग रहा है कि आगे कोई ऑब्स्टेकल है, तो हमने कोई सामने ऑब्स्टेकल को देखा और हमारे ब्रेन ने उसको जज किया कि हाँ यार इससे हमें दुर्घटना हो सकती है, तो हमने तुरंत ब्रेक लगाया। तो ऑब्स्टेकल को देखने और ब्रेन ने उस फंक्शनिंग को करके हमारे हाथ ने ब्रेक लगाने तक का समय जो आपका होता है वो रिएक्शन टाइम होता है, आपके ब्रेन का रिएक्शन टाइम होता है। मतलब आपने चीजों को ऑब्जर्व किया, उसको एनालाइज किया कि इस पर क्या करना है, और उसे एग्जीक्यूट करने तक के पहले का समय, ऑब्जर्व करने और उसको रोकने के लिए जो एग्जीक्यूशन है आपका, उसके बीच का समय ही रिएक्शन टाइम होता है। ठीक है। तो इस तरह के जो एरर्स हैं वो कौन से एरर हैं, रैंडम एरर हैं, इसको दूर नहीं किया जा सकता। एक जो एक्सपर्ट ड्राइवर होता है कार का, उसका रिएक्शन टाइम अच्छा होता है, वो तुरंत चीजों को, दुर्घटना को देख के सेंस करके एकाएक अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है, उसका ब्रेन तेज चलता है। समझ में आई बात। उस सिलसिले में उसका ब्रेन क्या है, तेज चलता है। क्या हमें गियर डाउन कर देना है, कैसे ब्रेक लगा देना है, क्या करना है, एक्सीलेटर डाउन करना है, सारी चीजें वो अपने दिमाग में तुरंत करता है, और वो सेकेंडों भर के अंदर क्या कर देता है, गाड़ी को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है। और वही कोई एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं होता है तो वो एक्सीडेंट कर देता है। तो ये आपके जो एरर्स हैं वो किस में आएंगे, रैंडम एरर में। अब रैंडम एरर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, रैंडम एरर को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ऑब्जर्वेशंस की काउंटिंग को बढ़ा दो। क्या कर दो, ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग को इंक्रीज कर दो। अब ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग को इंक्रीज करने से क्या फायदा हुआ, जैसे मान लो कि आपके पास एक पेंडुलम है जो ऐसे 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 मूव कर रहा है। अब उस पेंडुलम को एक बार अगर आपने पेंडुलम जहां से स्टार्ट हुआ वहां से स्टॉप वॉच ऑन किया, और जब ये घूम के वापस यहां आया तो आपने बंद किया, तो स्टॉप वॉच को ऑन करने में और बंद करने में आपका कुछ ना कुछ एरर आया होगा। एक ऑब्जर्वेशन को मेजर करने में आपका ये 2 बार एरर आया, एक बार स्टार्ट करने में और एक बार उसको ऑफ करने में। ये एरर आया, 2 बार एरर आया इसमें, यस वो रैंडम एरर है। इसका मतलब एक टाइम पीरियड का मेजरमेंट में आपने एरर कर दिया ज्यादा। अब उसको कैसे रिड्यूस करें, आप उस सिंपल पेंडुलम को 15 या 20 बार ऑसिलेट करने दो। पहली बार जब स्टार्ट किया तो कुछ एरर आया, और काउंटिंग करते रहो, इससे एक बार आया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके आप उसे 20 ऑब्जर्वेशन लो, और फिर 20वें बार जाके उसको स्टॉप कर दो। 20वें पर जाके क्या कर दो, उसे स्टॉप कर दो। तो आपने 20 ऑब्जर्वेशन लेने में भी तो एक बार ही स्टॉप ऑन किया और ऑफ किया ना। बोलो बेटा, 20 ऑब्जर्वेशन लेने में भी तो आपने स्टॉप वॉच को एक ही बार ऑन किया और एक ही बार ऑफ किया ना। बोलिए, यस बोल नहीं रहे हो कॉन्फिडेंटली आप लोग। क्या ये कह रहे हैं कि आपने जब एक ऑब्जर्वेशन लिया सिंपल पेंडुलम का,
तो आपने उस स्टॉप वॉच को एक ही बार ऑन किया और एक ही बार ऑफ किया। एक बार ऑन करने और एक बार ऑफ करने में समय लगा, आपका जो एरर आया वो एरर आया। अब अगर मान लो कि वो एरर ज्यादा है, क्योंकि एक बार आपको ऑन करने में एरर आया होगा और जब वो पेंडुलम यहां पहुंचा तो ऑफ करने में एरर आया होगा। वो हो सकता है पहले पहुंच गया होगा, आपने ऑफ बाद में किया तो कुछ ना कुछ एरर आ गया। ऑन और ऑफ करने में एक बार एरर आया कि नहीं आया? एक बार ऑन का और एक बार ऑफ का। और ये दोनों के दोनों एरर कब आए? एक ऑब्जर्वेशन के लिए आए। किसके लिए आए? एक ऑब्जर्वेशन के लिए आए। तो एक ऑब्जर्वेशन में एरर ज्यादा हो गया ना? यस। बोलो बेटा। यस सर। तो अब अगर एक ऑब्जर्वेशन में एरर ज्यादा हो गया तो उस एरर को कैसे रिड्यूस करें? हमको एक्चुअल में एक ऑब्जर्वेशन का टाइम चाहिए, एक ऑसिलेशन का टाइम चाहिए। और हमने जब एक ऑसिलेशन का टाइम नापा तो हमें स्टार्ट करने में स्टॉप वॉच को और ऑफ करने में कुछ एरर आ गया। तो हमने क्या दिमाग लगाया? हमने कहा कि चलो हमको जब एक ही बार स्टॉप करना है और एक ही बार स्टार्ट करना है तो क्यों ना हम 50 ऑसिलेशन का टाइम नोट करें। तो 50 ऑसिलेशन करने के लिए भी तो आपको एक ही बार ऑन करना पड़ेगा। आप पेंडुलम को ऐसे लेके छोड़ दिए, वो ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। यहां से आपने छोड़ा तो पहली बार आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया तो कुछ एरर आ गया होगा। और ऐसे जब वो 50 ऑसिलेशन जैसे ही कंप्लीट करने वाला हो आपने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। तो आपने जो टोटल टाइम काउंट किया वो एक्चुअल में 50 ऑसिलेशन का काउंट किया। यस सर। अब 50 ऑसिलेशन काउंट करते समय भी तो आपने एक बार स्टार्टिंग में उसको ऑन किया और जब 50वां कंप्लीट हुआ तो आपने ऑफ किया। तो एक ऑसिलेशन का टाइम नापने में भी आपने एक बार ऑन एक बार ऑफ किया। अब 50 ऑसिलेशन का भी टाइम नापते समय आपने एक ही बार ऑन और एक ही बार ऑफ किया। बात समझ में आई है? तो ठीक है, 50 ऑसिलेशन का टाइम आपने नापा। अब अगर उसे 50 से डिवाइड कर दोगे तो आपने बेटा 50 ऑसिलेशन में तो एक बार ऑन और एक बार ऑफ का ही तो आपने एरर दिया था। तो इसका मतलब जब 50 से पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो आपका एरर 150 हो जाएगा। रैंडम एरर जो एक ऑसिलेशन में आ रहा था वो 50 में भी आया, उतना ही 50 में भी आया। तो अगर 50 से डिवाइड कर दोगे तो एक ऑसिलेशन का टाइम भी मिल जाएगा आपको और उसमें एरर भी कम से कम हो जाएगा। तो इसीलिए तो आपसे कहा जाता है कि अगर एक आपको रीडिंग निकालनी है तो एक ना निकालो, आप 5, 6 या 10 जितना ज्यादा रीडिंग निकालोगे आपका एरर उतना ही कम होगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक बार ही रीडिंग निकालते हैं और निकाल कर उसका आंसर देते नहीं। एक ही ऑब्जर्वेशन को 4 बार, 5 बार, 6 बार रिपीट करो और आप पांचों 6 बार की वैल्यू को निकालो और उन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो। अगर 5 ऑब्जर्वेशन किया है तो आपका रैंडम एरर उसमें कम हो जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, यहीं पर दिखाता हूं, देखो इसमें कैसे ये चीज। ये देखो एक सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे हम इसको ऐसे हमने इस तरह से इसको कर दिया। ये अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूं जिससे कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये सिंपल पेंडुलम दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें हम देखो यहां से छोड़ेंगे और ऐसे घूम के ये यहाँ पे पहुंचेगा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट। हमने यहां से छोड़ा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट। अब आपने जब छोड़ा तो स्टॉप वॉच को ऑन किया और जब ये घूम के यहां पहुंचा तो आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट, आपने ऑफ कर दिया। अब बेटा जब ऑफ किया तो उस केस में आपका स्टार्ट करते समय कुछ एरर आया और ऑफ करते समय कुछ ना कुछ आपने एरर कर दिया। हो सकता है ये पहुंच पहले गया और आपने ऑफ बाद में किया, या हो सकता है कि ये स्टार्ट हो गया और आपने ऑफ इसको ऑन किया बाद में, तो कुछ ना कुछ एरर आया। जो कुछ एरर आपका आया होगा एक ऑब्जर्वेशन के लिए
उतना ही तो अगर हम कहें कि भाई इसका हमें 10 ऑब्जर्वेशन का टाइम निकालना है, तो हमने एक बार इसको ऑन कर दिया, यहां से 1 ऑब्जर्वेशन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैसे आप पहुंचा यहां पे ऑफ कर दिया हमने इसको, ठीक है, तो स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। तो आप बताओ, वही एरर तो आपका 10 ऑब्जर्वेशन में भी आया होगा, क्योंकि ऑन और ऑफ तो एक में भी आप एक एक बार कर रहे हो, एक ऑसिलेशन के लिए भी, और 10 ऑसिलेशन में भी आप एक ही बार ऑन और ऑफ कर रहे हो। लेकिन बस अंतर क्या है, एक ऑसिलेशन में आप एक का टाइम पीरियड निकाल रहे हो, 10 में 10 बार का टाइम निकाल रहे हो, लेकिन एरर तो दोनों में एक ही बार में इन्वॉल्व हुआ। ऑन और ऑफ करने वाला एरर तो दोनों में एक ही बार तो आया ना। बात समझ में आई बेटा ये? यस। तो इस तरह से जो रैंडम एरर आपके होते हैं, उन रैंडम एरर को रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम अपने ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग को बढ़ा देते हैं। ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग के बढ़ने से आपका एरर उतने टाइम्स कम हो गया। जैसे मान लो कि आपने किसी ऑब्जर्वेशन को परफॉर्म किया और आपने उसमें 100 ऑब्जर्वेशन किया, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उसमें 100 ऑब्जर्वेशन किया, और उसमें आपका एरर आ गया x। अब अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को 200 टाइम्स परफॉर्म करोगे और उसके बाद उससे रिजल्ट निकालोगे, तो आपका जो एरर होगा वो x/2 हो जाएगा। आपने ऑब्जर्वेशन जस्ट डबल किया तो एरर जस्ट हाफ हो जाएगा। अगर आपने ऑब्जर्वेशन 300 कर दिया तो एरर आपका x/3 हो गया। अगर आपने ऑब्जर्वेशन 400 कर दिया तो आपका एरर x/4 हो जाएगा। जितने ज्यादा आप ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाओ तो आपका एरर उतना ही कम होता जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस। तो रैंडम एरर को दूर करने का, रैंडम एरर को रिड्यूस करने का एक ही तरीका होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाते चले जाओ, तो आपका एरर, रैंडम एरर कम होता जाएगा। अब देखो, यहां पर आपके पास रैंडम एरर में कुछ चीजें ऐसी एनसीईआरटी ने बताई भी हैं कि जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट एरर है ना, लीस्ट काउंट को मेजर करने में भी एरर आ जाता है। तो लीस्ट काउंट एरर जो है, वो लीस्ट काउंट एरर विद इन अ लिमिटेड साइज, कौन सा एरर होता है? रैंडम एरर होता है। अगर लीस्ट काउंट एरर की बात करें विद इन अ लिमिटेड साइज, जबकि लीस्ट काउंट एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है बेटा ये, लेकिन अगर लिमिटेड साइज में है, छोटी वैल्यू है लीस्ट काउंट की, तो वो भी रैंडम एरर में चला जाता है। अगर बड़ी वैल्यू है तो वो तो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, लेकिन लीस्ट काउंट एरर विद इन अ लिमिटेड साइज वो रैंडम एरर में चला जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट एरर सिस्टमैटिक में होगा कि रैंडम में होगा, तो अगर वो लीस्ट काउंट एरर लिमिटेड साइज में है तो वो रैंडम है, और एक परफेक्ट साइज में है, एक एप्रोप्रिएट साइज में है, तो वो आपका सिस्टमैटिक एरर में आएगा। तो लीस्ट काउंट एरर दोनों की कैटेगरी में होता है, रैंडम में भी जाता है और सिस्टमैटिक में भी जाता है। और विद इन लिमिटेड साइज रैंडम है, और एक प्रॉपर साइज में अगर है आपका, तो वो जिसको दूर किया जा सकता है तो वो सिस्टमैटिक है। बहुत से लिस्ट काउंट एरर ऐसे होते हैं जिसको हम दूर ही नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रैंडम एरर हो जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक। अब देखो, अब हमको एरर में कुछ चीजों का कैलकुलेशन सीखना होता है। अक्सर आपसे एनसीईआरटी कहती है या क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई ये एरर निकालो, तो आपसे पहली चीज कही जाती है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। दूसरा आपसे बोला जाता है रिलेटिव एरर, या इसे हम और नाम देते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर। एंड थर्ड आपका है परसेंटेज एरर।
तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। ये तीन तरह की चीजों को आपसे अक्सर क्वेश्चन में कहा जाता है कि आप इसे कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन चीजों को समझने से पहले। मान लो हमने बोला, अब आप मान लो कि लेट द वैल्यूज obtained in several measurements are अब आपने मान लो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें आपने कई वैल्यूज निकाली और सेवरल वैल्यूज आपके क्या है, A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे AN। आपने एक ही रीडिंग को n बार कैलकुलेट किया, n बार आपने मेजर किया, एक ही चीज का मेजरमेंट आपने n टाइम्स किया। तो आपसे जो वैल्यू होती है ना, मीन वैल्यू, अर्थमेटिक मीन इसका निकाला जाता है। अर्थमेटिक मीन, इसको हम बोलते हैं ए बार या इसे लिखते हैं हम ए मीन। और यही बात हम लोग अक्सर रिजल्ट में देते हैं। तो ये क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डैश डैश AN अपॉन में n कर दिया। क्लियर हुई बात, बताइए। तो ये हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट में n ऑब्जर्वेशन लिए एक ही चीज के। जैसे मान लो आपसे बोला जा रहा है कि एक आपके पास जो स्फीयर है, जो आपका ये सिंपल पेंडुलम वाला जो एक पिथ बॉल था, उसका रेडियस आप पता करो। तो पहले आपने उसका डायमीटर निकाला, आपने डायमीटर के 10 ऑब्जर्वेशन किए और 10 को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दिया, तो वो उसकी मीन वैल्यू आ गई। और डायमीटर मालूम हो गया तो डायमीटर बाई 2 कर दो तो आपका रेडियस आ जाएगा। क्लियर। तो आपने मेजरमेंट तो डायमीटर किया, उसका आधा कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा। तो आपने पहले उसका अर्थमेटिक मीन निकाला, 10 बार आपने एक्सपेरिमेंट किया और 10 बार आपने उसको ऐड करके और 10 से डिवाइड कर दिया, 10 रीडिंग को ऐड करके 10 से डिवाइड कर दिया, तो आपका हो गया अर्थमेटिक मीन। क्लियर हुई बात, बताइए। यस। ठीक है, और इसी अर्थमेटिक मीन को हम क्या बोलते हैं, आपकी रीडिंग है। ये यही अर्थमेटिक मीन आपकी क्या है, वहां पे रीडिंग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो आपकी कोई ट्रू वैल्यू है, जैसे मान लो जी की वैल्यू 9.8 होती है। आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो 9.8 तो आप नहीं निकाल पाए, 9.87 कहीं निकाला, 9.88 कहीं निकाला, 9.81 कहीं निकाला, 9.79 कहीं निकाला, 10 रीडिंग निकाली, सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दो तो जो आपकी रीडिंग आएगी उसी को हम लोग, अगर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है तो इन एब्सेंस ऑफ ट्रू वैल्यू ए मीन विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ट्रू वैल्यू। ऐसे हम यहां पे लिख देते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ट्रू वैल्यू वी कैन यूज ए बार या ए मीन इन प्लेस ऑफ ट्रू वैल्यू। अगर कहीं पर आपको ट्रू वैल्यू नहीं दी गई है तो ट्रू वैल्यू की जगह पर हम ए मीन या अर्थमेटिक मीन को यूज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि ए मीन या ए बार को हम लोग यूज कर सकते हैं किसकी जगह पर, ट्रू वैल्यू की जगह पर। अब बात आती है एब्सोल्यूट एरर। ये तो हमने पहले इंट्रोडक्शन दिया कि भाई हमने 10 n रीडिंग्स निकाली और n रीडिंग का हमने पहले अर्थमेटिक मीन निकाला। अब सबसे पहले हम सीखेंगे क्या, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? अब देखो, एब्सोल्यूट एरर जो होता है ना, आपकी मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है,
क्लियर हुई बात? Yes. ठीक। Yes. एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो क्या है, आपकी मेजर्ड वैल्यू का आपकी ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। तो मान लो आपने पहला वाला रीडिंग निकाला, तो पहले वाले में कोई पूछे कि भाई एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो उसको बोलेंगे डेल्टा A1। डेल्टा A1 कुछ और नहीं है, A1 माइनस ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, A1 माइनस A बार लिखेंगे। ट्रू वैल्यू की जगह पर क्या यूज कर लेंगे, ए मीन। उसी तरह से डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, A2 माइनस ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू नहीं है तो A2 माइनस ए बार लिखेंगे। डेल्टा A3, ये सब आपके एब्सोल्यूट एरर्स हैं। ये क्या होगा, A3 माइनस ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, A3 माइनस ए बार। वैसे ही अगर आपका nth ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर निकाले तो an इक्वल टू an माइनस ट्रू वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू नहीं है तो an माइनस ए बार। हम इसको यूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक। अब बेटा जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या क्या आ सकती है, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट एरर क्या पॉजिटिव ही होती है क्या? नहीं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो ये कुछ भी हो सकता है। अब कहोगे सर कैसे? तो आपकी ट्रू वैल्यू से आपका रिजल्ट छोटा अगर आ गया तो ये वाली वैल्यू निगेटिव। अगर ट्रू वैल्यू से आपका रिजल्ट बड़ा आ गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव। अगर ट्रू वैल्यू के बराबर आ गया तो जीरो। तो एब्सोल्यूट एरर का नेचर पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। अक्सर पूछा जाता है, अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में बोला जाता है कि आप बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो लिखा जाता है कि एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा इसमें? बहुत आसान सी चीज है, एकदम स्टैट्स है बस केवल ये। अब आपको निकाला जाता है इसमें एब्सोल्यूट एरर में मीन एब्सोल्यूट एरर। अब हम लोग इसमें निकालेंगे क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब डेल्टा ए बार, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन में क्या कर दें हम, n से डिवाइड कर दें। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा AN हम अपॉन क्या कर दें, n से डिवाइड कर दें। तो उस केस में आपका क्या आ जाएगा, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। मतलब आपको यहां पर वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी मिले, आप सबका मॉड ले लो, सबको पॉजिटिव कर दो। तो पॉजिटिव सारी वैल्यू जो ये आ रही है ना, इन सबको आप इसका मैग्नीट्यूड लेके ऐड कर दो और n से डिवाइड कर दो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये आपका आ गया। ठीक। और हम लोग रिजल्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? मान लो कि कोई आपके ए को आपने मेजर किया, तो ए को क्या लिखते हो, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। आपने क्या किया, उसकी मीन वैल्यू प्लस माइनस आपने मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब आपकी जो रिजल्ट में इतना प्लस या माइनस हो सकता है। जैसे मान लो आपकी वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.1, तो आपकी मेजर्ड वैल्यू अधिक से अधिक 10.1 आ सकती है और कम से कम 9.9 आ सकती है। एक बार इसमें ऐड कर दो, एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, 10.1 एंड 9.9, मतलब 9.9 से लेकर 10.1 के बीच में आपकी वैल्यू मिल सकती है। तो ऐसे हम लोगों को लिखने का तरीका होता है एरर के फॉर्म में।
क्लियर हो गई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज होती है, इसमें कहीं इफ एंड बट होता ही नहीं, बहुत आराम से आप चीजों को लिख सकते हो। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन हो गया, एब्सोल्यूट एरर कर लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर देख लिया। अब आपके पास आता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर या उसको फ्रैक्शनल एरर के नाम से जानते हैं, और इसको हम स्मॉल डेल्टा ए के फॉर्म में बात करते हैं। तो स्मॉल डेल्टा ए के फॉर्म में पहले आप इसको देखो, ए को हम ऐसे लिखे थे ना, ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार, मतलब आपकी मीन वैल्यू प्लस माइनस आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो डेल्टा ए कुछ और नहीं होता है, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, आपकी इस वाली वैल्यू में इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, वही आपका क्या है, मीन आपका ये रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर है। और वही रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर कुछ और नहीं बेटा, ऐकिक नियम है, यूनिटरी मेथड है। अब आप बताओ, आपने जब एक बार का मेजरमेंट किया तो एरर आया डेल्टा ए बार का, जब आपका मेजरमेंट 1 का होगा तो एरर कितना होगा, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। तो वही तो मैंने लिखा है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। आप इस वाली वैल्यू में इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और आपके पास लास्ट में चीज है परसेंटेज एरर। अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें तो डेल्टा ए परसेंटेज इक्वल टू कुछ नहीं है, डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इनटू 100 कर दो इसमें, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? तो बस केवल आपका परसेंटेज एरर निकालना, रिलेटिव एंड फ्रैक्शनल एरर निकालना, और इसके बाद आपका एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। अब आप देख लो कि कैसे हमने किया। हमने मान लो कि एक चीज को मेजरमेंट करना था, तो हमने उसके n ऑब्जर्वेशन लिए, तो पहले उसका मीन वैल्यू लिया, और मीन वैल्यू को ही हम ट्रू वैल्यू की एब्सेंस में ट्रू वैल्यू की का दर्जा देते हैं। ठीक, अब हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, हर एक मेजरमेंट की वैल्यू से उसके ट्रू वैल्यू को डिफरेंस कर दिया, अगर ट्रू वैल्यू नहीं है तो उसकी मीन वैल्यू से डिफरेंस किया, तो ये आपके एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, जितने भी एरर्स आ रहे हैं, चाहे पॉजिटिव में चाहे निगेटिव में, सबको ऐड करके उसको n से डिवाइड कर दिया, ऐसा हो गया। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट हमने ये लिख लिया, ए बार ए इक्वल टू ए बार प्लस माइनस डेल्टा ए बार। अब रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। परसेंटेज एरर क्या होगा, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक है, अब जैसे मान लो आपका क्वेश्चन ये है कि द लेंथ ऑफ अ रॉड इज, क्वेश्चन ये है कि लेंथ ऑफ द रॉड एल इक्वल टू लिखा गया है 6 प्लस माइनस 0.6 ऐसे सेंटीमीटर। फाइंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, तो डेल्टा एल आपका रिलेटिव एरर है, 0.6 बाई 6 कर दो, रिलेटिव एरर हो गया। परसेंटेज एरर, डेल्टा एल का परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, 0.6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 कर दिया। तो उस केस में आपके पास देख लो रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कितना आ गया, ये वैल्यू आपका 0.1 आ गया, और इसमें आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया, 10%। तो इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, रॉड की लेंथ को ऐसे भी रिपोर्ट करते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 10%। इसका मतलब आप ये वाली वैल्यू इसकी कितनी है, 10% ही तो है, तो 6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 10% का एरर हो सकता है। इसका मतलब आपकी जो लेंथ की रॉड रिपोर्ट मैक्सिमम कोई अगर इंडिविजुअल करेगा तो 6.6 सेंटीमीटर, और मिनिमम इक्वल टू क्या कर सकता है, 5.4 सेंटीमीटर। तो 5.4 से लेके 6.6 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी रिजल्ट आपको मिल सकता है। एक्चुअल वैल्यू 6 है, लेकिन एरर के फॉर्म में मैक्सिमम एरर अगर आपका 0.6 हुआ तो ये 6.6 तक मैक्सिमम कोई रिपोर्ट कर सकता है, और इसकी वैल्यू मिनिमम 5.4 सेंटीमीटर तक कोई रिपोर्ट कर सकता है। इसमें से एक बार इसको ऐड कर दो और इसे एक बार इसमें से घटा दो, तो आपकी ये वैल्यू और ये वैल्यू के बीच में या इसके
आपको कोई ना कोई वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंट में मिलेगी, ये शो किया जा रहा है। क्लियर हो गई बात बेटा ये? यस। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग कल की क्लास जो होगी वो इनइक्वलिटी की रख रहे हैं। कल संडे है, तो कल हम तुम लोग को इनइक्वलिटी पहले कंप्लीट कर दें एक, ठीक। और इनइक्वलिटी मतलब एकदम जेई एडवांस लेवल तक काम कंप्लीट कर देंगे आपका। और इसके बाद फिर आगे जो आपकी अगली क्लास होगी, और वो जहां तक होगा मंडे ट्यूसडे में होगा, तो ट्यूसडे में इस पर हम कुछ और न्यूमेरिकल करा के, और अभी आपके एरर का कॉम्बिनेशन बचा है। 2 फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही हैं, 3 ऐड हो रही हैं, तो उस केस में आपका एरर कैसे ऐड होगा, कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का पावर हो रहा है तो उस केस में चीजें कैसी होंगी। तो उन सभी चीजों पर एक बार बात करके और उसका क्वेश्चन करके, ये एक लेक्चर की और चीज बची हुई है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट की थ्योरी बची है, और बाकी इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करा के आपको ये चीजें इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ असाइनमेंट के और कुछ क्लास प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस करेंगे, और उससे हम लोग कुछ कॉन्फिडेंस इसका गेन करके फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो क्लास ऑफ करें। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? नो। ठीक।